हेलो गाइस, मैं हूं चिराग एक और वीडियो के साथ। आई होप अच्छे होंगे और आपका पेपर भी अच्छा गया होगा। आज हम बीएसटी की आंसर की लेके आए हैं, बीएसटी का सॉल्यूशन लेके आए हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको अकाउंट्स की पीडीएफ प्रोवाइड की थी, अकाउंट्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था जिसपे बहुत अच्छे व्यूज आए। तो उतने व्यूज देने के लिए थैंक यू, और आगे भी इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आगे हम सीए फाउंडेशन का पार्ट भी कवर करेंगे। पर अभी हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, बीएसटी के क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एमसीक्यूज। ओके, तो देखिए मैंने आंसर शीट भी कवर कर ली है, इसकी पीडीएफ आप ले सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि आपको क्या करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना, जिसके थ्रू मैं क्या करूंगा, इसकी आंसर शीट भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहला ये क्वेश्चन बोल रहा है द फाइनल स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज। तो याद रखना क्या होगा, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, डिपार्टमेंटलाइजेशन, रिपोर्टिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो इसका आंसर क्या होगा, रिपोर्टिंग। क्योंकि आपको पता है कि पहला जो स्टेप है वो ये है, सेकंड स्टेप ये डिपार्टमेंटलाइजेशन है, थर्ड स्टेप ये है, और ये फोर्थ स्टेप है जिसका मतलब है एस्टेब्लिशिंग ऑथोरिटी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ये होगा। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव इज बोनस, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, स्टेटस, जॉब सिक्योरिटी। देखो फाइनेंशियल की बात कर रहा है ना कि नॉन फाइनेंशियल, तो आपको पता है कि इसमें तीन नॉन फाइनेंशियल है। अब कौन कौन से, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, स्टेटस, जॉब सिक्योरिटी। और जहां अमाउंट की बात कर रहा है वहां पे बोनस, इंसेंटिव, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ये जितने भी सारे पार्ट थे वो आपके फाइनेंशियल इंसेंटिव से रिलेटेड थे, तो हम क्या बोलेंगे, बोनस। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, यानी आंसर क्या होगा, ए। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट। देखिए याद रखना कि मैंने आंसर शीट भी कवर कर रखी है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जैसे रिपोर्टिंग, फिर बोनस, फिर अभी आगे पढ़ रहे हैं तो ब्रांडिंग आंसर होगा। मैं बता देता हूँ कैसे होगा, क्योंकि मार्केटिंग मिक्स में चार होते हैं। देखो प्रोडक्ट, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, प्राइस, क्योंकि ये एक तरीके से क्या आंसर्स के लिए है। अब अगले साल ही लोग देखेंगे तो उनके हिसाब से बस समझाने के लिए थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो यार देखो क्या बोल रहा है, मार्केटिंग मिक्स का जो एलिमेंट है जिसमें प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर क्या आएगा, प्राइस तो अलग से है, प्लेस अलग से होता है, प्रमोशन अलग से होता है। तो प्राइस अलग से है, प्रमोशन में एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन दोनों आ जाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट में क्या आएगा, प्रोडक्ट में आएगा आपका ब्रांडिंग का पार्ट, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क, ये सारे पैकेजिंग, वो सारे किस में आएंगे, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड पार्ट में आएंगे। तो प्रोडक्ट के अंदर क्या आएगा, तो प्रोडक्ट के अंदर आएगा ब्रांडिंग। तो हम क्या बोलेंगे, डी, ब्रांडिंग इसका आंसर होगा। ब्रांडिंग बोल दीजिए, मैं थोड़ा सा क्या हिंदी मीडियम से हूं तो कभी कभी ऐसे बोल देता हूँ। फोर्थ, हेनरी फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर 3, 11, 14, 8। तो सिंपल था, सबको पता है 14। फिर फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। द इंडस्ट्रियल गुड्स में भी क्लासिफाइड इनटू, देखो इंडस्ट्रियल गुड्स तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है, मैं बता देता हूँ। इसका क्या है, एक आगे बड़ा क्वेश्चन भी आया था, तो मैं दिखा देता हूँ। 8th नंबर का क्वेश्चन आया था, आई थिंक हाँ ये रहा। तो देखिए 8th नंबर के क्वेश्चन में आपसे सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विस पूछा था, तो आपको मेंटेनेंस एंड रिपेयर आइटम और ऑपरेटिंग सप्लाईज बताना था। ओके, लेकिन अभी क्या पूछा है कि इंडस्ट्रियल गुड्स के कितने एलिमेंट होते हैं, तो आपके बताओगे मेटेरियल एंड पार्ट्स, कैपिटल आइटम और सप्लाई एंड बिजनेस सर्विस। तो कितने हो गए, तीन। तो हमें क्या बताने थे, तीन बताने थे। ओके, तो उनको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। सिक्स सबसे सिंपल है, ये चैप्टर सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड वाला था, उसमें था द चेंज इन बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट टुवर्ड ईच अदर इज कॉल्ड। क्योंकि आपस में बिहेवियर एक दूसरे के लिए चेंज हो गया, पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, वर्कर मैनेजमेंट की सोचेगा, मैनेजमेंट वर्कर की सोचेगा, तो क्या होगा, मेंटल रिवोल्यूशन होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानसिक क्रांति। रिवोल्यूशन मतलब क्रांति होता है। ओके, फिर आपको दे रहेगा ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग। देखो एक तो था ऑन द जॉब और एक था ऑफ द जॉब, तो इसमें ऑफ द जॉब पूछा है, तो आपको पता है कि तीन क्या होंगे, ऑन द जॉब होंगे। अब जो ऑन द जॉब है वो होते हैं कोचिंग, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, जॉब रोटेशन। क्योंकि यार लगना ये जॉब के साथ साथ चलते रहते हैं, जबकि जो फिल्म होता है वो जॉब के बाहर भी दिखाई जा सकती है। सीधी सी बात है, ये थोड़ी कि साथ साथ ट्रेनिंग दे रहे और फिल्म दिखाई जा रही है, नहीं। तो फिल्म से रिलेटेड जो पार्ट आएगा वो क्या आएगा, ऑफ द जॉब मेथड में आएगा। तो 7th का आंसर होगा डी। 8th का है डैश इज लाइक ए पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटी। यार रखना जो प्लानिंग है वो फ्यूचर एक्शन को डिसाइड करता है, वो प्राइमरी एक्टिविटी होती है, जबकि जो कंट्रोलिंग होती है वो फाइनल एक्टिविटी होती है, वो एंड एक्टिविटी होती है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब कंट्रोल क्या है, पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटी, के पास्ट में क्या हुआ था, कितना हमें डेविएशन हो गया, कितना हम डिफरेंस कवर, यानी जैसे एक्चुअल सेल जो हमने सोची थी वो अचीव की या नहीं की, तो उसका पोस्टमार्टम करना ही कंट्रोलिंग है। तो हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल इज लाइक ए पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटी। तो 8th का होगा डी। 9th की तरफ बढ़ते हैं।
विच राइट गिव्स कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट दे वांट टू बाय। देखो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके इंग्रेडिएंट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, कैसे उसको यूज करना है, तो उस केस में क्या आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन आता है। तो 9th का आंसर होगा ए। 10th है मैनेजमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि इसके 3 डायमेंशन होते हैं। मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था। 3 होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ये आपके होते हैं। ओके, याद रख लेना। तो 3 होते हैं, इसका आंसर 3 होगा। सेकंड स्टेप ऑफ मोटिवेशन प्रोसेसेस, देखो मैं बता देता हूं कौन कौन से स्टेप होते हैं, ये मैंने कवर कर लिया इसकी इमेज। तो देखो, अनसेटिस्फाइड नीड, टेंशन, ड्राइव्स, सर्च बिहेवियर, सेटिस्फाइड नीड और रिडक्शन ऑफ टेंशन। तो सेकंड स्टेप क्या है, टेंशन। और याद रखना, मुझसे कोई आर्गुमेंट करते हैं कि सर इसमें हमारे कोचिंग वाले सर ने ये बताया था वो बताया था, देखो मैं एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बुक का पैटर्न ये है। अब अगर बुक बदल जाती है अगले साल तो मैं उस हिसाब से चलूंगा। तो एनसीईआरटी का पैटर्न क्या करता है, हाँ बाहर की चीजें पढ़ लो क्योंकि आप सेम वैसा लिख नहीं सकते, लेकिन आपको एनसीईआरटी के पैटर्न के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो इसका जो सेकंड स्टेप है वो क्या होगा, आपका टेंशन से रिलेटेड रहेगा। मैं आपको नंबर भी दे रहा हूं कि अगर आपको कोई डाउट है, आप मुझसे कुछ आर्ग्यूमेंट करना चाहते हो, आप मुझे कुछ सॉल्यूशन बताना चाहते हो, तो यहाँ बता सकते हो, लेकिन बताते नहीं लोग। व्हाट डू द रूल्स इन्फॉर्म द प्लानिंग। अब देखो लोगों ने क्या करा, सर प्लानिंग प्लानिंग बोल रहे हैं, प्लानिंग में ये भी तो होता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू। अरे भैया यहाँ पे रूल्स का पूछा है कि नियोजन में नियम क्या बताते हैं, रूल क्या बताएंगे, तो रूल क्या बताएंगे, व्हाट टू डू। जबकि जो हाउ टू डू है वो बताता है प्रोसीजर, क्योंकि प्रोसीजर बताता है कि किसी काम को कैसे करना है। अब इसमें भी लोग आर्गुमेंट देंगे, तो देखो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है। जबकि प्रोसीजर क्या होता है, रूटीन स्टेप ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटी। हाउ मतलब कैसे करना है, तो कैसे करना प्रोसीजर बताएगा, जबकि रूल क्या बताएगा, क्या करना है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, व्हाट टू डू। तो जिसने ए दिया है वो बिल्कुल ठीक है, जिसने यानी आंसर ए दिया है। 13 की तरफ बढ़ते हैं। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच रिक्वायर्ड प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। देखो अगर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आ रहा है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको पता है कि अलग अलग एक्टिविटीज रहती है लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट नहीं रहते। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट में स्पेशलाइज होना चाहते हो तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। तो जहां प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आ जाता है वो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है, यानी डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। आपने ऐसे पढ़ा होगा कि सर एक सीईओ है और अलग अलग प्रोडक्ट है, जैसे शू, क्लोथ्स। सर शू में भी क्या, अलग अलग परचेज, सेल, प्रोडक्शन, इस तरीके से। फिर क्लोथ्स में भी परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन। तो सीधी सी बात है, आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट में स्पेशलाइज हो जाओगे क्योंकि आप परचेज को भी संभाल रहे हो, सेल्स को भी, प्रोडक्शन को भी, मार्केटिंग को भी, फाइनेंस को भी, एचआर को। तो आप किसी प्रोडक्ट में स्पेशलाइज हो जाओगे, उसे हम बोलते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे 13 का आंसर होगा डी। 14, पर्सनल बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज। देखिए यहाँ पे 14 का पार्ट है तो आपको पर्सनल बैरियर पूछा गया है, तो इसमें है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेशन। अब मैं नहीं बताना चाहता कि एक सेमेंटिक बैरियर भी होता है, याद रखना, पर्सनल बैरियर भी होता है आपका, साइकोलॉजिकल भी होता है, ऑर्गेनाइजेशनल भी होता है। तो उसमें बहुत सारे थे, तो आप देख लेना एक बार, तो उसमें से आपको पता चल जाएगा। अनविलिंगनेस जो आता है वो पर्सनल बैरियर में आ जाता है। तो यहाँ मैंने आंसर दे दिया है वैसे तो, ये रहा। अगला है द फाइनल स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। आपको पता है कि प्लानिंग के पीछे के शायद 4 स्टेप्स भी पूछे गए थे, तो उसमें लास्ट स्टेप आपको पता है क्या होता है, फॉलो अप एक्शन। क्योंकि इंप्लीमेंट करने के बाद ही फॉलो अप किया जाता है। जो ये प्रमाइसेस डेवलप करने का पार्ट होता है वो जनरली आपका सेकंड होता है स्टेप। तो हम बोलेंगे कि फाइनल स्टेप क्या होता है, फॉलो अप। और उससे जो सेकंड लास्ट यानी इससे फॉलो अप से जो ऊपर होता है वो होता है इंप्लीमेंटिंग द प्लान। तो यहाँ पे हम बोलेंगे फॉलो अप एक्शन इसका आंसर रहेगा 15 का ए, क्योंकि फाइनल पूछा गया। अब देखिए ये है बिजली के सामानों पर, यानी लुक डैश ऑन इलेक्ट्रिकल गुड्स। तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे क्या देखते हो, आईएसआई मार्क देखते हो। और याद ना, मैंने जो शाला दर्पण के जो आपको दिए थे आरएससी यानी राजस्थान से रिलेटेड, मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए थे एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी, वेरी शॉर्ट, उसमें से भी बहुत सारा पार्ट आया है। तो अगर जिन्होंने नहीं देखा तो उनकी गलती है, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट उनको करना चाहिए था। फिर है प्रिंसिपल्स आर गाइड। देखो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, आर गाइडलाइंस टू एक्शन या गाइडलाइंस टू डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, गाइडलाइंस। सिलेक्शन इज ए। अब यहाँ पे भी लोग बोलेंगे कि हम स्टाफिंग करके आए, तो स्टाफिंग करके आए क्या पता आपको मार्क दे दे, पर जनरली नहीं देगा, क्योंकि सिलेक्शन एक क्या होता है, नेगेटिव प्रोसेस होता है। क्योंकि देखो रिक्रूटमेंट जो होता है वो पॉजिटिव प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, आओ जितने भी आने आओ। लेकिन सिलेक्शन में हम क्या करेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे, टेस्ट लेंगे और उनमें से जो बेस्ट कैंडिडेट है उन्हें ही चुनेंगे। इसलिए सिलेक्शन में क्या होता है, जो अनसूटेबल कैंडिडेट है उनको हटाया जाता है प्रोस्पेक्टिव में से।
समझ गए, इसलिए इसको नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। क्योंकि रिक्रूटमेंट में क्या बोलते हैं, आओ भाई जितने भी आने, इंटरव्यू देते हैं एक तरीके से, सब कुछ आओ जितने भी आने आओ, सीवी लेते हैं उनसे, लेकिन जैसे ही इंटरव्यू लिया, टेस्ट लिया, तो उनमें से कुछ को हटा दिया, तो बोलते हैं सिलेक्शन कौन सा प्रोसेस होता है, नेगेटिव प्रोसेस होता है। ये भी मैंने जो आपको एमसीक्यू जो सब कुछ दिए थे उसमें कवर था, जाके देखते तो आपको पता चल जाता। फिर है फोर्थ, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, याद रखना डायरेक्टिंग। फिफ्थ है कंज्यूमर ग्रीवेंसेस आर रिड्रेस्ड बाय द 3 टायर मशीनरी, याद रखना 3 में क्या क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल। ओके, याद रख लेना, स्टेट कमीशन का तो क्वेश्चन भी आया था आपका आगे। तो कंज्यूमर ग्रीवेंसेस आर रिड्रेस्ड बाय 3 टायर मशीनरी। डैश इज एन इंटरनल फीलिंग। अब आप बोलोगे सर मैंने डिजायर लिख दिया, अर्ज लिख दिया, तो आपको लिखना चाहिए था मोटिवेशन, क्योंकि आपको पता है कि आपके डायरेक्टिंग चैप्टर में 4 एलिमेंट है, उसमें से एक मोटिवेशन है, और मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग होती है। चाहे तो आप एनसीईआरटी की बुक में जाके सर्च करके देख लेना। फिर आपको बोल रहा है प्लानिंग प्रोवाइड्स, तो प्लानिंग क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन, आपको दिशा निर्देश देता है, आपको गाइड करता है। तो देखो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, मोटिवेशन 3, डायरेक्टिंग नेगेटिव, गाइडलाइंस आईएसआई मार्क, इस तरीके से हो गया। चलो एक बार मैं, देखो मेरी अनकट वीडियो रहती है क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं करता ज्यादा, तो आपके सामने ही वाटर पी रहा हूं, अब बिना रुके बोलेंगे। ओके, वेरी शॉर्ट, व्हाट इज प्राइस। देखो समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबने अलग अलग ढंग से लिखा, यार ना बीएसटी में आप थोड़ी अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो, लेकिन मोस्टली मैं क्या प्रेफर करता हूँ कि एनसीईआरटी का जैसा आपने पढ़ा है थोड़ा उसी अकॉर्डिंग लिखा करो, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, चेक करने वाला होता है, वो क्या करता है, आंसर ही देखता है। अब उसको सेम थोड़ा सा दिख गया कि अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय बायर फॉर परचेज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, अब आपने ये नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने ये तो लिखा है ना कि प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदने के लिए जो आपने मनी पे किया है वो प्राइस होता है। तो यहां से जाके अगर किसी को लग रहा है कि वीडियो लेंथी हो रही है, पॉज करके देख सकता है, आगे क्या कर सकता है, स्पीड बढ़ा के देख सकता है, यूट्यूब में ऑप्शन भी होता है। क्लैरिफाइंग द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, देखो स्टाफिंग की मीनिंग क्या होती है, पुटिंग राइट पीपल एट राइट जॉब, तो सीधी बात है पुटिंग पीपल टू जॉब। आगे और भी लिखना है तो देख सकते हो, मैंने ये कवर कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा, एक्सप्लेनेशन अब अगले साल ही आएगा। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, आपको पता है कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्यों होता है, क्योंकि एक बेसिक रीजन होता है इसके एग्जिस्टेंस का, हमें सेल्स अचीव करनी है, हमें बिजनेस को ग्रो करना है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, हमें एक और नई ब्रांच सेटअप करनी है, बहुत सारे हमारे गोल हो सकते हैं, तो ये सिंपल और क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए। तो डिफरेंट इंडिविजुअल की नीड्स को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के थ्रू अचीव करवाया जाता है, तो ये बताना था। मेंशन द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट की मीनिंग क्या है, प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, गुड्स या सर्विसेज या कुछ भी जो वैल्यू प्रोवाइड करता है आपको, जो कि मार्केट में ऑफर किया जा सकता है बेचने के लिए, मतलब किसी भी चीज को बेचा जा सकता है। आपको पता है कि कोई इवेंट है उसको भी बेचा जा सकता है, वो कुछ भी बंडल ऑफ यूटिलिटी हो सकता है जो कि आपको कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तभी आप देख सकते हो कि मार्केट में बहुत चीजें क्या होती है, प्रोडक्ट होती है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में आ सकती है। अब देखो आपको क्या बोल रखा है, एज ए मैनेजर डिफरेंशिएट बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑन द बेस ऑफ नेचर। अब ये भी एनसीईआरटी की बुक में कि आपको नेचर के हिसाब से बताना था, तो नेचर के हिसाब से क्या है, डेलीगेशन कंपलसरी एक्ट है जबकि डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल पॉलिसी। अब किसी ने सिर्फ ये लिखा कंपलसरी ऑप्शनल तो उसको भी नंबर मिल गए होंगे क्योंकि 1 मार्क्स का है, लेकिन अगर पूरा भी लिखा है तो कोई बात नहीं, बल्कि बढ़िया है। वाई पैकेजिंग इज इंपॉर्टेंट, राइट 1 पॉइंट। देखो पैकेजिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है, सीधी सी बात है, मैंने आपको बोला एक पैकेजिंग होगी तो सामने वाला खुद ही आके क्या उस प्रोडक्ट को ले पाएगा, उसमें इंग्रेडिएंट्स ये सब कुछ पहचान पाएगा। तो सेल्फ सर्विस आउटलेट के लिए जरूरी होता है, हेल्थ और सैनिटेशन के लिए जरूरी होता है, क्योंकि वो पैकेज्ड होगा तो अननेसेसरी कोई छुएगा नहीं, किसी के हाथ कैसे होते क्या होता है, तो वो पैकेट में रहेगा ही रहेगा। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी मिलती है और प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन होता है। चारों में से एक भी बता देते तो आपका आंसर सही रहता। फिर आपको बोल रखा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। देखो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। तो डेलीगेशन ऑफ टॉप लेवल अथॉरिटी क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे लोअर लेवल तक पहुंचा रहे हैं, तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी को बांटना। जबकि याद रखना डेलीगेशन में सिर्फ टास्क शेयर होता है। यहां पे देखो क्या बोला, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू लोअर लोअर लेवल, तो ये आपको लिख लेना था। लेकिन अगर आप सिर्फ टास्क शेयर करने का पार्ट बोलते हैं तो उसको सिर्फ डेलीगेशन बोलते हैं। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू लोअर लेवल फॉर डिसीजन मेकिंग। तो आप क्या कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग के लिए लोअर लेवल तक ऑथोरिटी बांट रहे हो, तो ऑल लेवल्स पे बांट रहे हो उसे डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाएगा, ये भी कवर। फिर देखो सुपरवाइजर एक्ट एज ए लिंक बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट हाउस, सारे बुक्स में है, कोई अलग नहीं है, एक अलग लग रहा था मुझे इसलिए मैंने क्या बोला, आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो, मैं बता दूंगा कौन सा है। देखो
ही कन्वे मैनेजमेंट आइडियाज टू द वर्कर ऑन वन एंड वर्कर प्रॉब्लम टू मैनेजमेंट और द अदर। सीधी सी बात है, वर्कर किसको बोलेगा? लोअर लेवल वाले को बोलेगा, क्योंकि सुपरवाइजर लोअर लेवल पे काम करता है। अब सुपरवाइजर क्या करेगा? मिडिल लेवल वालों को बताएगा कि देखो वर्कर को ये कंप्लेंट है, ग्रीवेंसेस है, आप ओवर टाइम करवा रहे हो लेकिन पेमेंट नहीं कर रहे हो, उन्हें इंसेंटिव नहीं दे रहे हो, तो वहां पे मिडिल लेवल को पता चलेगा, फिर वो टॉप लेवल को बताएगा। इस तरीके से सुपरवाइजर क्या करता है? वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में लिंक करने का काम करता है। केवेट एम्प्टर का मतलब क्या होता है? देखो, एक तो होता है केवेट एम्प्टर और एक होता है केवेट वेंडिटर। एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बी वेयर, क्रेता सावधान रहे, मतलब उपभोक्ता जो खरीदने वाला है वो सावधान रहे। लेकिन अगर सेलर वाला आता है तो केवियट वेंडिटर होता है। क्या होता है? वेंडिटर, केवियट वेंडिटर। तो यहाँ पे एम्प्टर आया था तो हम क्या बोलेंगे? लेट द बायर बी वेयर। फिर है डिसीजन कैन बी टेक्स क्विकली इन डिसेंट्रलाइजेशन, डू यू एग्री विद दिस? देखो, अभी अभी मैंने बताया कि जैसे ही अथॉरिटी बांट दी जाएगी तो काम आसान होगा, काम फास्ट होगा, तो यही आपको बताना था। यहाँ पे मैंने देखो कवर किया है, एक बार पढ़ लेना। अगर आपको लग रहा है कि सर हमने इसी तरीके का सिमिलर लिखा हुआ है तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर कोई सिमिलर नहीं लिखा तो नंबर आने के चांस थोड़े कम रहते हैं, याद रख लेना। ओके, सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। फिर से प्यास लग गई, हर सेक्शन में लग रही है। अब तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। देखो, इन योर ओपिनियन व्हाट इज कंट्रोल, ये मैंने यहाँ कवर कर रखा है। कंट्रोलिंग का पार्ट देख लेना। आपको पता है कि आप कोई भी स्टैंडर्ड या गोल सेट करते हो, उसके अकॉर्डिंग जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई तो उससे हम कितना डेविएट हुए, हमने इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो प्लान बनाया था उसको या जो गोल बनाए थे उसको अचीव किया या नहीं किया। तो प्लान के अकॉर्डिंग हमारी जो भी एक्टिविटीज है वो परफॉर्म हुई या नहीं हुई, वो कौन बताता है? कंट्रोलिंग बताता है। तो ये बताता है कि हम कितना डेविएट हुए हैं, याद रख लेना। फिर है एक्सप्लेन एनी टू फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। मैंने सारे फंक्शन कवर कर लिए, गैदरिंग, एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, मार्केटिंग प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ब्रांडिंग। अब खुद सोचो कि आप पढ़ रहे हो मार्केटिंग, जिसमें ब्रांडिंग का पार्ट है, आपका प्राइसिंग का पार्ट है, प्रमोशन का पार्ट है, तो ये भी आप बता दे तो आपके नंबर आ जाते। तो देखो मैंने कितने सारे कवर कर लिए, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। तो इस तरीके से इसमें से दो आपको बताने थे। ओके, अब देखो अगर आपको बोल रहा है कि एक्सप्लेन, तो थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन कर लेते। ओके, सिर्फ पॉइंट नहीं लिखने थे, थोड़ा सा आपको इसको बताना पड़ सकता है। स्टेट कमीशन तो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट होता है, स्टेट होता है, नेशनल होता है। अगर कोई कंप्लेंट है जो 1 करोड़ तक की है, याद रखना, डिस्ट्रिक्ट 1 करोड़ से ज्यादा की है लेकिन बट अप टू 10 करोड़ है तो स्टेट। अब अगर सीधी सी बात है, अगर हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से ना खुश हैं तब भी हम स्टेट कमीशन पे अपील कर सकते हैं। इसका मतलब अगर वैल्यू 1 करोड़ से कम भी है उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं? अगर सेटिस्फाइड नहीं है और डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर के खिलाफ हम जाना चाहते हैं तो हम कहाँ जा सकते हैं? स्टेट कमीशन में जा सकते हैं। तो या तो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 10 करोड़ तक की होनी चाहिए, या अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से तो उस केस में क्या कर सकते हैं? हम स्टेट कमीशन पर अपील कर सकते हैं। और स्टेट कमीशन कहाँ अपील कर सकता है? अगर स्टेट कमीशन से हम सेटिस्फाइड नहीं है तो हम नेशनल कमीशन में कर सकते हैं, ऑर्डर के 30 दिन के अंदर, ऑर्डर के 30 दिन के अंदर, स्टेट कमीशन वाले में। 7th है एक्सप्लेन एनी टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। देखो यहाँ पे थोड़ा मेरे को दिक्कत हुई, पर मैंने देखा कि यार 2 ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऐसे कुछ तो नहीं दे रखा। बुक में दे रखा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टू यूटिलाइज ह्यूमन एंड मेटेरियल रिसोर्सेज टू मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज। सीधी सी बात है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात कर रहा है, ऑप्टिमम रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन की बात कर रहा है। लेकिन इसमें 3 एलिमेंट है तो बोल रहा है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो आपको कुछ 2 ऑब्जेक्टिव बता देने थे, एक्सप्लेन कर देने थे, तो थोड़ा सा सर्वाइवल बता देते और थोड़ा सा प्रॉफिट का पार्ट बता देते। ये भी आपके फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड ही थी। फिर है शोध है। देखो यहाँ पे देखो गलती क्या है, हिंदी में जब पढ़ते हैं औद्योगिक पदार्थ के अंतर्गत आपूर्ति और यहाँ पे दे दिया सप्लायर। ये सप्लायर नहीं था, ये था सप्लाईज। तो शो द सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज इन इंडस्ट्रियल गुड्स बाय चार्ट। तो मैंने आपको बताया था कि एमसीक्यूज में आया था कि कितनी कैटेगरी होती है? 3। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा? सप्लाई एंड बिजनेस सर्विस में क्या आता है? तो उसमें मेंटेनेंस एंड रिपेयर आइटम्स आते हैं और ऑपरेटिंग सप्लाईज आते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने कवर कर लिया कि मेंटेनेंस रिपेयर में क्या आता है? पेंट, नेल्स यानी कीले, ये सब कुछ आती है। और ऑपरेटिंग सप्लाई में क्या आता है? लुब्रिकेंट, कंप्यूटर स्टेशनरी, राइटिंग पेपर एटसेट्रा। ओके, फिर आपका है तो ये आपको बताना था, नहीं तो आपका आंसर गलत है, पूरा का पूरा उल्टा सीधा लिख दिया तो आपके ऊपर है, ये हम कुछ नहीं कर सकते, 2 नंबर कुछ भी नहीं मिलेंगे। राइट एनी टू इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल। अब देखो कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस बतानी तो सीधी सी बात है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको अकम्प्लिश करने में हेल्प करता है। स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी बताने में हेल्प करता है कि भाई जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया कि भाई हम 10% सेल बढ़ाएंगे,
अब बढ़ा पाएंगे नहीं बढ़ा पाएंगे वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो कंट्रोलिंग ये बताता है, कंट्रोलिंग रिसोर्सेज का इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करवाता है, एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ाता है, ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन करता है, कोऑर्डिनेशन इन एक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये सारे पॉइंट मैंने बता दिए, इसमें से आपको 2 ही बताने थे, लिखने थे तो सिर्फ आपको नॉर्मल पॉइंट बताने थे, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना था। व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस डज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2009 अप्लाई टू? देखो बोल रहा है कि किस टाइप के बिजनेस के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लगता है। तो देखो यहाँ पे बोल रखा है ये सारे टाइप ऑफ बिजनेस के लिए लगता है, चाहे एक मैन्युफैक्चरर हो, चाहे ट्रेडर हो, चाहे वो गुड्स क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इसमें ई कॉमर्स फॉर्म भी आ जाती है। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ था, ये भी एनसीईआरटी की बुक में ही है, जाके देख लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता तो मेरा नंबर है, मैंने आपको बताया था ऊपर, वो देख लेना, व्हाट्सएप कर लेना, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। इन योर ओपिनियन व्हाट इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट? टॉप लेवल में कौन आता है? सीईओ, सीएफओ, सीओओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो सीधी सी बात है, उनका काम क्या होता है? रूल्स बनाना, स्ट्रेटेजीज बनाना, प्लान्स बनाना। तो वो सारा पार्ट मैंने इसमें लिख रखा है। तो वो क्या करते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स के जो भी एक्ट है उनको एक साथ इंटीग्रेट करने का, कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करवाने के लिए क्या करते हैं, वो प्लानिंग क्रिएट करते हैं, फॉर्मूलाज बनाते हैं, स्ट्रेटेजीज क्रिएट करते हैं, गोल्स क्रिएट करते हैं। तो वो सारा पार्ट यही करते हैं। तो यही आपको बताना था। 12th है आपका, शो द फॉलोइंग नेटवर्क ऑफ ग्रेपाइन कम्युनिकेशन थ्रू ए चार्ट, सिंगल स्ट्रैंड और गॉसिप। तो आपको पता है कि इसमें 4 होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप, प्रोबेबिलिटी और क्लस्टर। मैंने तो सिर्फ 2 ही कवर किए क्योंकि 2 ही पूछे हैं, नहीं तो बुक में है तो आप कवर कर सकते हैं। तो सिंगल स्ट्रैंड में क्या होता है, ईच पर्सन कम्युनिकेट टू अदर इन सीक्वेंस, देखो सीक्वेंस में जा रहा है, ओके। जबकि गॉसिप में क्या होता है, सबसे कम्युनिकेट किया जाता है लेकिन नॉन सेलेक्टिव बेसिस पे कम्युनिकेट किया रहा है। देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये क्या कर रहा है, इससे भी 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 कर रहा है, लेकिन वो किस बेसिस पे कर रहा है, नॉन सेलेक्टिव, वो किसी को भी सेलेक्ट कर सकता है। और एक और चीज याद रख लेना, अगर प्रोबेबिलिटी आता तो वहां पे रैंडमली आता, क्या आता कि रैंडमली लेना है, लेकिन आया नहीं। तो गॉसिप वाले तो आपको यही बताना था। फिर एक क्लस्टर भी होता है जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है, ऐसे भी बोलते हैं ना। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ करंट एसेट्स, गिव 2 एग्जांपल। अब जिसने अकाउंट्स पढ़ी है उसको तो करंट एसेट आती है कि जो एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, एक साल के अंदर कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाए। एग्जांपल सारे कवर दे रखे हैं, आपको आते हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन तो थोड़ा अकाउंट से रिलेटेड है, तो सबको आता था। अब करंट लायबिलिटी क्या है ये भी बता देता हूँ एक बार, कि दोज पेमेंट ऑब्लिगेशन विच आर ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 1 ईयर सच एज बिल्स पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एटसेट्रा। अब देखो 14 की तरफ आते हैं। 14 मैंने बहुत सर्च किया तो मुझे मिला नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट प्रोडक्ट? देखो प्रोडक्ट मार्केटिंग जरूर हो सकती है कि प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना ताकि हमारा प्रोडक्ट बिके, तो इसके लिए अच्छी पैकेजिंग, लेबलिंग, एडवर्टीजमेंट, ये सब कुछ होनी चाहिए। अब ये बोल रहा है बाजार उत्पाद क्या है, भाई मैं बोल सकता हूँ कि बाजार में उत्पाद को बेचा जा सकता है। तो आप ऐसे बता सकते हो कि कोई भी चीज जो आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, जो कि आप क्या कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में दे रहे हो, तो आप उसकी मार्केटिंग करना चाहते हो। मार्केट में आप ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल गुड्स दे रहे हो, तो आपको ये थोड़ा अपनी लैंग्वेज में ही लिखना था। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से आपको भी नहीं मिला होगा, तो आपने ये अपनी लैंग्वेज में ही लिखा होगा। अब क्या पता इसके आपके बोनस मार्किंग भी मिल जाए, अगर ना मिले तो उन्हें लोग इसका विरोध करे तब जाके मिल जाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये आपको पता ही है। देखो क्या है कि 3 मार्क्स का आया था तो थोड़ा ज्यादा बताना था। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में थे, आपको बताया कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होता है, हर पिछले साल भी 3 मार्क्स का ही आ गया, जबकि ब्लूप्रिंट में कुछ और दिया हुआ था कि वो एमसीक्यूज भी आएंगे सब कुछ। इस बार भी मेरे को ध्यान नहीं है, शायद ब्लूप्रिंट में था या नहीं था कि ऐसा पार्ट 3 मार्क्स का, लेकिन अगर आ गया तो आपको इतना तो आना ही चाहिए था। हर सर यही बताता है, डिमोनेटाइजेशन पढ़ के चले आना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पढ़ के चले जाना। तो आप पढ़ के गए होंगे, जिसमें अननेसेसरी कंट्रोल और रेस्ट्रिक्शन को लिबरलाइज किया जाता है, हटाया जाता है। जैसे लाइसेंसिंग को हटाना, बिजनेस एक्टिविटी किस स्केल पे करोगे वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। गुड्स एंड सर्विसेज के मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शन को हटाना, वो आप डिसाइड कर सकते हो। आप खुद की प्राइसेस सेट कर सकते हो, ओके। गवर्नमेंट द्वारा टैक्स की रेटें कम करना, और अननेसेसरी जो कंट्रोल है, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, उसको हटाना, उसके प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करना। तो वो सारा पार्ट आपका लिबरलाइजेशन में था। और ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ओवर इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उससे पहले क्या थे, 1991 से पहले इंपोर्ट पे लाइसेंस, टैरिफ रेस्ट्रिक्शन, मतलब ड्यूटी ज्यादा थी,
क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन जिसको कोटा बोलते हैं वो भी था, तो उसको हटाने का काम किया गया और ग्लोबलाइज किया गया इकोनॉमी को, एक इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी के साथ मिलाया गया, इसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए था। अब 17 एक्सप्लेन एनी 3 लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। देखिए मैंने प्लानिंग की लिमिटेशन है तो मैंने सारी कवर कर ली। इट लीड्स टू रिजिडिटी, मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। क्यों? क्योंकि टॉप लेवल आपको बोलेगा वही आपको काम करना पड़ेगा, आप खुद के आइडियाज नहीं दे पाते कई बार क्योंकि आपको पार्टिसिपेट ही नहीं करवाया जा रहा है, तो जैसा बोला गया है वैसे आपको करना पड़ेगा। प्लानिंग में ह्यूज कॉस्ट लगती है क्योंकि एक बार बना दिया तो उसको उससे पीछे नहीं हटा सकता, अगर पीछे हटोगे तो लॉस ज्यादा होगा। फिर प्लानिंग बनाते हैं तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए भी बन सकती है, 5-5 साल के प्लान बनते हैं, 3-3 साल के लिए, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होते हैं। 3 साल बाद पता चला कि हमने जो टारगेट सोचा था वो अचीव ही नहीं हो पाएगा, या 1.5-2 साल में पता चल जाता है लेकिन बहुत टाइम लग जाता है, तो उस केस में हमारी कॉस्ट भी ज्यादा लगती है। और जरूरी नहीं कि प्लानिंग से हमेशा सक्सेस ही मिले। तो यहाँ पे ये लिमिटेशन थी, इसमें से आपको 3 क्या करनी थी, देखो 3 मार्क्स की थी तो एक्सप्लेन करनी थी। आप बोलोगे सर आपने क्यों नहीं लिखी, ये बुक में देख लेना, इसलिए मैंने सिर्फ पॉइंट कवर कर रखे। एज ए मैनेजर एक्सप्लेन द लास्ट 3 स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। इसका मतलब ये देखो लिमिटेशन में कोई सी भी आप लिख सकते थे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, लास्ट 3 स्टेप। अब आप कोई से भी लिख रहे हो तो आपकी गलती आपको नहीं मिलेंगे, लास्ट के 3 स्टेप ही लिखने थे। तो आपका है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। देखो आपको पता है ना, आइडेंटिफाई, फिर इवेल्युएट। आप बोलोगे सर शुरू से बताओ, तो आपने पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया, फिर आपने प्रमाइसेज सेट किया, डेवलपिंग प्रमाइसेज, आपने अजम्पशन सेट करी, फिर आपने आइडेंटिफाई किया अल्टरनेटिव्स को, उसको आपने इवेल्युएट किया यानी जांचा परखा, उसके बाद आपने सेलेक्ट किया। तो 1 2 3 4 के बाद 5वां, 6ठा, 7वां, क्योंकि 7 स्टेप्स हैं, 7 प्रोसेस, इस प्रोसेस के जो पार्ट है उसमें 7 स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे ये है 5th, 6th और 7th, क्योंकि लास्ट के 3 बताने थे। तो सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड फॉलो अप एक्शन, याद रखना। और इसी का आपको पता है कि ऊपर भी आया था, जो मैं आपको बता दूं, कहां गया, सॉरी मैंने यहां से देख लिया, जल्दी मिल जाए। थोड़ा सा मैं इसमें टाइम ले रहा हूं एक बार क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं। ये रहा फाइनल स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, तो फॉलो अप एक्शन, और इम्प्लीमेंटिंग इससे पहले वाला था। ओके चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द, ये तो हो ही गया। 18 इन योर ओपिनियन एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो मैंने सारे फैक्टर्स में लिख दिए हैं, अब आपके ऊपर है कि आप इसमें से कौन सा लिख के आए, मैं बता देता हूँ। ये रहा, देखो कैश फ्लो पोजीशन, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये आपको पता ही कि इसका फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट, जिसने अकाउंटिंग ढंग से पढ़ी होगी रेशो उसको पता होगा। डेट सर्विस कवरेज रेशो भी आपको पता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी पता है, EBIT या PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ डेट लोअर है हायर है तो उससे कैपिटल स्ट्रक्चर पे क्या फर्क पड़ेगा, कहने का मतलब डेट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, टैक्स रेट कम ज्यादा का क्या असर होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्या असर होगा, फ्लोटेशन कॉस्ट, इक्विटी में जैसे फ्लोटेशन कॉस्ट होती है इशू करने की, तो इसलिए हम कम अट्रैक्ट होते हैं कई बार, तभी हम क्या करते हैं बाहर लोन पे डिपेंडेंट होते हैं। रिस्क कंसिडरेशन क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। तो देखो अब लाइट चली गई है तो मेरा फेस थोड़ा वैसा दिखेगा, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकता हूँ, जैसा लक, क्योंकि मैंने यहाँ तक की तो वीडियो बनाई दी, तो अब लाइट चली गई है तो इसलिए आपको मैं दिखूंगा नहीं, चलो कोई बात नहीं। कंट्रोल, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, स्टॉक मार्केट कंडीशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, इस तरीके से आ जाएगा। फिर है आपका इन योर ओपिनियन एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो देखो कोई 3 फैक्टर बताने थे जो फिक्स कैपिटल के, तो बिजनेस का नेचर, स्केल ऑफ ऑपरेशन, चॉइस ऑफ टेक्निक, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, डाइवर्सिफिकेशन, फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स और लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। याद रखना आपको एक्सप्लेन करने थे, तो इनमें से कोई भी 3 आपको डिटेल में बताने थे, तब जाके ही मार्क्स मिलेंगे। फिर आपको बोल रहा है इन योर पॉइंट ऑफ व्यू मेंशन एनी 3 डिफरेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको बताया कि ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, आपको पता है ना बुक, जिसने एनसीईआरटी बुक पढ़ी होगी तो ये इसी कलर की है, तो देखो मैंने वहीं से ली है। तो राइट टू कमांड, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एन असाइन टास्क, चलो लाइट आ गई। डेलीगेशन, कैन बी डेलीगेटेड, कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड, अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन और अराइजेस फ्रॉम डेलीगेटेड ऑथोरिटी। ये फ्लो क्या होता है, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट, और इसमें क्या होता है सबऑर्डिनेट से सुपीरियर होता है, तो आपको ये बताना था। इनमें से कोई आपने पॉइंट बताए होंगे या सिमिलर बताए होंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे।
इन योर पॉइंट ऑफ व्यू मेंशन एनी 3 डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिपार्टमेंटल। अब मेरे को लगता है कि ये डिविजनल था, ओके, क्योंकि डिपार्टमेंटल तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, तो जनरली डिविजनली बोल सकते हो। तो देखो फंक्शनल एंड डिविजनल मैंने कवर कर लिया। अब इसमें आपको सारे देखने थे, ओके। अब यार रखना, जैसे एक छोटा क्वेश्चन था जिसमें था नेचर के बेसिस पे, तो नेचर के बेसिस पे ही बताना था आपको। अब इसमें 3 डिफरेंस है, तो कोई से भी बता सकते थे, पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपके ऊपर था। इन 6 में से कोई से भी आप बता सकते थे, ओके। अब है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ये तो आपके मेरे हिसाब से हाफ ईयरली इन सब में भी पेपर होते थे तो सर पूछते थे, तो उसमें से जनरली कवर हो गया कि किस में हेल्प करता है, आपका फॉरकास्टिंग में हेल्प करता है, बिजनेस शॉक्स को अवॉइड करने में हेल्प करता है, या सरप्राइजेस जो भी मिलते हैं हमने पहले से प्लानिंग की हुई है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे बिजनेस फंक्शन है उसमें कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि पैसा होगा तब जाके ही तो मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन ये सब कुछ हो पाएगा। डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग से क्या होता है, वेस्ट रिड्यूस होता है, डुप्लीकेशन नहीं होता, समझ गए। इट ट्राई टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर, इट प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस। ऐसे आपको कवर करने थे, तब जाके ये आपको मार्क मिलते हैं। अब देखो 4 पॉइंट थे, यहाँ पे मैंने कितने बताया, टोटल 7 पॉइंट, तो 7 में से कोई भी आप 4 कवर कर लेते। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। देखो यहाँ रखना, लोग बोलेंगे कैपिटल बस्टिंग डिसीजन का है ही नहीं, आपने वो पढ़ा हुआ है फिक्स कैपिटल, उसमें जाके देख लेना, या इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपको दिख जाएगा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, तो वहां कहीं ना कहीं या तो फिक्स कैपिटल, उधर आपको दिख जाएगा कैपिटल बस्टिंग भी लिखा हुआ है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक तरीके से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होता है, और कैपिटल बस्टिंग आपका हमेशा कौन सा होता है, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होता है, और फिक्स कैपिटल भी यही जनरली होता है। तो ये आपको दिख जाएगा लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व, रिस्क इन्वॉल्व, इरिवर्सिबल डिसीजन। इसका मतलब एक बार डिसीजन ले लिया तो उसको वापस से रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारा पैसा लगता है। आपने एक मशीन खरीद ली, क्या उसको आप वापस से बेच दोगे सेम प्राइस पे? नहीं, वो सेकंड हैंड हो जाएगी, वो कम में बिकेगी, समझ गए। अब है 2 बचे हुए। एज ए एम्प्लॉयर एक्सप्लेन द फर्स्ट 4 स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। तो देख लो, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो पहले 4 ही बताने थे, बीच के अगर बता दोगे तो गलत हो जाएगा, और एक्सप्लेन का मतलब डिटेल में एक्सप्लेन करने थे, तभी मार्क्स मिलेंगे। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये बोल रहा है कि बेनिफिट ऑफ नहीं बोलो, टू बोलो, कि एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो देखो ये भी मैंने कवर कर रखे हैं। एक तो स्किल इंप्रूव होती है, नॉलेज मिलती है, इंक्रीज परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, साथ में एफिशिएंट बनाती है, साथ में उनका सेटिस्फेक्शन और मोरल बढ़ाती है। तो यही 4 पॉइंट आपको बताने थे। अब देखो यहाँ पे क्या बोल दिया कि बेनिफिट देने थे, एक्सप्लेन करने थे, ओके। थे यही वैसे तो बुक में, तो बुक में आपको इतना ही बताना था, बुक में जितना है उतना ही बताओगे, उससे ज्यादा तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि ज्यादातर क्या होती है, नॉलेज कम होती है इन सब चीजों की। फिर है 22, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव इन मैनेजमेंट। एक मिनट रुकना, ओके ये हो गया। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव इन मैनेजमेंट एंड डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अब आपको पता है कि ये टोटल 14 प्रिंसिपल है। अब 14 प्रिंसिपल में सिर्फ पूछ लिया इनिशिएटिव और यूनिटी ऑफ कमांड। अब लोगों को दिक्कत, बच्चों को, कि सर 4 मार्क्स का कैसे आंसर दे। तभी मैं बच्चों को हमेशा, जब भी मैं स्कूल भी पढ़ाता हूँ तो ये बोलता हूँ, डिटेल में थोड़ा कवर कर लिया करो, यानी समझा करो, तो आप इनिशिएटिव का बता सकते हो। इनिशिएटिव का मतलब क्या हो गया, वर्कर्स को हम पार्टिसिपेट करा रहे हैं मैनेजमेंट में, वर्कर से आइडियाज ले रहे हैं। इट इज अ थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिव द प्लान। ये एक इंटेलिजेंट पर्सन का गुण होता है कि वो इनिशिएट कराए, इनिशिएटिव एनकरेज करना चाहिए। एक मैनेजमेंट को वर्कर्स को पार्टिसिपेट कराना चाहिए। अगर मैनेजमेंट को बेनिफिट हुआ है तो वर्कर को उसका रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या था, वन हेड वन बॉस, आपको पता है। तो जो सबऑर्डिनेट है उसका एक ही ऊपर सुपीरियर होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा बॉस होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, उसको दिक्कत हो जाएगी कि भाई किसका ऑर्डर मानूं, पहले किसका मानूं, फर्स्ट वाले का मानूं सुपीरियर का, या दूसरे वाले सुपीरियर का मानूं, तो सबऑर्डिनेट कंफ्यूज हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, ऑथोरिटी अंडरमाइन हो जाएगी, डिसिप्लिन टूट जाएगा, ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, और स्टेबिलिटी भी खतरे में आ जाएगी। तो जब भी ड्यूल सबऑर्डिनेशन है उसको हटाना है, तो उस केस में क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड की जरूरत होती है। इसका मतलब क्या हो गया, जो एक एम्प्लॉई है वो एक ही सुपीरियर से ऑर्डर ले, तो वन हेड वन बॉस होना चाहिए, ओके। इसका डिटेल पार्ट मैंने कवर किया हुआ है, पॉज करके देख सकते हो। तो देखिए कितनी जल्दी ये कवर हो गए। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो वो जरूर बताना। नंबर दे रखा है 7014049781, तो मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा जैसे ही मैं फ्री रहूंगा। मैं हर वक्त तो फ्री रहता नहीं हूँ, पढ़ाता भी हूँ, तो इसलिए मैं जब भी फ्री रहूंगा तो आपको भेज दूंगा।
अगर आपको कोई दिक्कत हो तो ही करना, वरना फालतू मैसेज कौन एक तरीके से देखता है। ओके, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको पता है कि आगे से मैं सीए फाउंडेशन की वीडियोस भी प्रोवाइड करवाता रहूंगा। और मोस्टली कई लोग सीए फाउंडेशन करेंगे, इकोनॉमिक्स होगी, इकोनॉमिक्स में हम परफेक्ट है, मैं परफेक्ट हूँ, तो वो भी मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाऊंगा। और 28 को पेपर है इकोनॉमिक्स वालों का, तो उनके लिए भी मैं वीडियो लाता रहूंगा, उनके लिए भी बेस्ट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे लेके आता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।